अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ब्लड कोएगुलेशन। आज हमने ब्लड कोएगुलेशन पढ़नी है कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, कोएगुलेशन मीन्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी आती है, ठीक है, कोई इंटरनल इंजरी या कोई एक्सटर्नल इंजरी, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, सुखा देते हैं। वहां पर आप लोग को स्क्रैच टाइप बन जाता है, उसके ऊपर आप लोगों ने अक्सर देखा हो, कहीं से भी कोई इंजरी होती है तो ब्लड जम जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ब्लड कोएगुलेशन का नाम देते हैं। ब्लड कोएगुलेशन बेसिकली होती क्या है? कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉल्युबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजन। बॉडी के अंदर प्लाज्मा फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल होती है उसको कन्वर्ट करती है इनसॉल्युबल फिब्रिन के अंदर। ठीक है, फाइब्रिनोजन को जो कि सॉल्युबल सब्सटेंस है उसको बॉडी के अंदर इनसॉल्युबल फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ताकि वो क्लॉट बना सके, ताकि बॉडी के ऊपर जहां पर इंजरी हुई है वहां पर क्लॉट बन सके, ब्लड ना निकले मजीद। ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए ये प्रोसेस होता है जिसका हम क्या नाम देते हैं? ब्लड कोएगुलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी तीन स्टेजेस होती है। पहली होती है कि फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, कन्वर्टिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन। मैंने आप लोगों को बताया कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ब्लड कोएगुलेशन। सबसे पहला ये है। देन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से फिर थ्रोम्बिन बनती है। ठीक है, वो बनाना। देन उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फाइब्रिन, फाइब्रिन को बनाना। इन तीन प्रोसेस के अंदर हमारी क्या होती है? ब्लड कोएगुलेशन हो जाती है। समझ आइए, ये इसके तीन मेन स्टेजेस हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनकी हाफ लाइफ कितनी होती है, उनका ड्यूरेशन कितना होता है कि बॉडी के अंदर वो कितने टाइम के लिए रहते हैं, तो वो चीज हमने देखनी है। सबसे पहले है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन की हाफ लाइफ जो है वो क्या है? 4 डेज है, 4 दिन तक। उसके बाद है सेकंड फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, उसकी 3 डेज है। देन हमारे पास टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन है, उसकी अभी तक अननोन है, कोई पता नहीं है कि कितना हाफ लाइफ होती है। समझ आइए। उसके बाद है कैल्शियम फैक्टर, उसके भी अननोन है। देन है लेबाइल फैक्टर्स, उसकी 12 टू 16 आवर्स है। ठीक है, 12 से 16 घंटे तक वो रह सकते हैं। देन बॉडी के अंदर कुछ अननोन फैक्टर्स होते हैं, उनकी वैसी हाफ लाइफ जो है वो अननोन होगी। ठीक है, देन हमारे पास जो है ना स्टेबल फैक्टर आ जाते हैं। उनकी जो स्टेबल फैक्टर्स की जो हाफ लाइफ है वो 5 टू 6 आवर्स है। देन हमारे पास एंटी हेमोफिलिक फैक्टर्स आ जाते हैं, उनकी कितनी है? 12 टू 15 आवर्स। समझ आइए। उसके बाद आते हैं क्रिसमस फैक्टर्स। क्रिसमस फैक्टर्स की कितनी है हमारे पास? 18 से 20 घंटे। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्पॉट प्रोवर्स फैक्टर्स। ठीक है, ये भी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, इनके हमारे पास हाफ लाइफ है वो 10 टू 15 आवर्स है। देन हमारे पास प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन आती है, उसकी हमारे पास 3 डेज हाफ लाइफ होती है। ठीक है, उसके बाद जो है 12वां फैक्टर हैगमैन फैक्टर होते हैं। हैगमैन फैक्टर्स को की जो है ना अभी तक अननोन है। ठीक है, पता ही नहीं है कि कितनी हाफ लाइफ होती है। देन हमारे पास लास्ट फैक्टर जो है वो फिब्रिन है। ठीक है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 12 से 16 घंटे। समझ आ गई है? ये हमारे पास फैक्टर्स है। टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं। इनकी फॉर्मेशन, कुछ की फॉर्मेशन जो है लिवर में होती है, कुछ जो है ना विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है, इनके हाफ लाइफ भी देख लिए, इनके नाम भी देख लिए। नाम भी आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, या इसके इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे पे नोट लिखे। ठीक है, तो फैक्टर जो लिवर के अंदर बन रहे होते हैं वो पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, पांचवा है लेबाइल फैक्टर्स, सातवां कौन सा है? स्टेबल फैक्टर्स, और आठवां कौन सा है?
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, 9वां क्रिसमस फैक्टर, 10वां स्टार्ट प्रोवर फैक्टर्स। ठीक है, 11वां 12वां 13वां भी इसी के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है, लीवर के अंदर ये वो फैक्टर्स हैं जो लीवर के अंदर बनते हैं। समझिए इनकी फॉर्मेशन कहां पर होती है, लीवर के अंदर। उसके बाद होते हैं हमारे पास विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। विटामिन के डिपेंडेंट कौन से हैं, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, 7वां स्टेबल फैक्टर्स, 9वां और 10वां। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर और स्टार्ट प्रोवर फैक्टर्स। ये हाँ, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर भी लिवर के अंदर बन रहे हैं और विटामिन के डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये वाले हैं 4 फैक्टर्स। समझ आ गई है, ये वो फैक्टर्स हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं और वो वाले फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कहां पर बन रहे होते हैं, लिवर के अंदर बन रहे होते हैं। लिखने पड़ेंगे, ये लिखना पड़ेगा टोटली। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका एक स्केच है, स्केच अभी मैं बना के आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने बनाना है और किस तरह लिखना है। ठीक है, वो भी आप लोगों ने उसी तरह ही ड्रा करना है। समझ आ गया, ये हमारे पास क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है और ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे किस तरह ब्लड कोएगुलेशन पे एक्ट कर रहा होता है, किस तरह इसकी वजह से ब्लड कोएगुलेशन हो रही होती है। ठीक है, तो हमने देखना ये है कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे से। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी हुई है, ठीक है, तो वहां से कैसे ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा क्या करता है, हमारे पास फैक्टर 7 जो था उस फैक्टर 7 को फैक्टर 7A में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव कर देता है। ठीक है, समझिए कोई भी ट्रॉमा हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है स्किन के ऊपर, स्किन रप्चर हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फैक्टर 7 था वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये क्या करेगा, एंटी थ्रोम्बिन यहां पर एक्ट करेगी। वो क्या करके देगी, हमारे पास सामने पड़ा था फैक्टर 10, फैक्टर 10 को एक्टिव करेगी। फैक्टर 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10A में। समझ आ गई इस बात की। अब यहां पर देखना है हमने कि अगर यहां से हम देखते हैं तो इधर से भी फैक्टर 10 एक्टिवेट हो रहा है और सेम इधर से भी फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे से भी एक्टिव हो रहा है। इंट्रिंसिक पाथवे से कैसे एक्टिव हो रहा है, हमारे पास 12 फैक्टर जो है वो एक्टिव होता है 12A में, वो कन्वर्ट करता है 11 को 11A में। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव कर देता है। फिर वो क्या करता है, वो एक्टिव करता है 9 को, फैक्टर 9 को 9A के अंदर। ठीक है, और 9A ही इधर एक्टिव कर रहा है इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, किसको, 10 को, फैक्टर 10 को। इधर से भी फैक्टर 10 एक्टिव हुआ, यहां से भी फैक्टर 10 एक्टिव हो गया। अब फैक्टर 10 एक्टिव होने के बाद क्या होता है कि ये हमारा जो प्रोसीजर हो रहा था, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर हमने पढ़ा था कि सेकंड फैक्टर कौन सा था, प्रोथ्रोम्बिन था। इसी ड्यूरेशन में प्रोथ्रोम्बिन जो है ना एक्टिव होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, 2A में। समझिए फैक्टर 2 हमारे पास कौन सा था, प्रोथ्रोम्बिन, वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, 2A के अंदर। अब यहां पर क्या होता है कि ये थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में। हमने पढ़ा था कि 3 स्टेजेस थी। ठीक है, एंड स्टेज क्या थी कि भाई फिब्रिन को भी एक्टिव करना है। तो यहां पर क्या हुआ है, थ्रोम्बिन के बाद फाइब्रिनोजेन जो है, थ्रोम्बिन ने क्या किया है, एक्ट किया फाइब्रिनोजेन के ऊपर, फैक्टर 1 के ऊपर। ये हमारे पास फैक्टर 2 है, वो 1 के ऊपर एक्ट करता है, वो किसको कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन के अंदर, 1A के अंदर। समझ आइए, 1A का मतलब है कि फाइब्रिनोजेन जो है ना फिब्रिन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, एक्टिव हो गई है, सही है। उसके बाद वो क्या करती है, वो यहां पर क्या कर रही है, वो क्रॉस लिंक फिब्रिन क्लॉट बना देती है। फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट हुई, फिब्रिन ने क्या किया, क्लॉट बना दिया। ठीक है, इसी तरह यहां से एक्सट्रिंसिक पाथवे से ट्रॉमा से इंजरी हुई है, उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स एक्टिव हो गए हुए हैं। समझिए उन्होंने क्या किया कि इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर एक्ट करके साथ इंट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स थे हमारे पास उनको भी एक्टिव कर दिया साथ। समझ आ गई है, सारा प्रोसेस क्या हुआ है, फिर प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुई है, थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, उसने क्या किया, आगे क्लॉट बना दिया। समझ आ गई है। और इसी तरह ही अगर
यहां से हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास और भी साथ प्रोसेस चल रहा होता है। जो प्रोटीन सी थ्रोम्बोमोड्यूलिन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव प्रोटीन सी के अंदर। ठीक है, वो क्या करती है, वो एक्ट करती है फैक्टर 8 के ऊपर। फैक्टर 8 के ऊपर एक्ट करके फैक्टर 8 को भी कन्वर्ट कर देती है एक्टिव में। ठीक है, उसको भी एक्टिव कर देती है। और वो जैसे ही एक्टिव होता है तो वो भी साथ इसके 9 के साथ साथ 10 भी 9 के साथ साथ 8 फैक्टर भी 10 को एक्टिव करने में हेल्प करता है। समझ आइए 8 कैसे एक्टिव होता है, प्रोटीन सी थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो है जो एक्टिवेट कर दिया है प्रोटीन सी को। ठीक है, उसने क्या किया है, वो जाके 8 के ऊपर फैक्टर 8 के ऊपर एक्ट कर रही है, उसको एक्टिव कर रही है। जैसे वो एक्टिव होगा वो 9 के साथ साथ उसने क्या किया है 10 को भी एक्टिव कर दिया। समझ आ गई है? इस तरह हमारा प्रोसीजर चलता है ये वाला एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का। स्टार्ट कहां से करना है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फैक्टर एक्टिव होता है, 7। ठीक है, वो फिर किसके ऊपर एक्ट करता है, 10 के ऊपर, 10 को कन्वर्ट कर देते हैं। इधर से हमारे पास 12 से 11, 11 से फिर 9, 9 कन्वर्ट करता है 10 को। ठीक है, एक्टिव करता है। समझ आइए, इधर से 7 ने भी 10 को एक्टिव किया, इधर 9 ने भी एक्टिव किया। और नीचे से जो प्रोटीन थ्रोम्बोमोड्यूलिन ने भी किसको जाके एक्टिवेट किया है, 8 को। और 8 ने फिर इन दोनों के साथ मिलकर किसको एक्टिव किया है, 10 को। 10 ने फिर क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। थ्रोम्बिन ने फिर क्या किया, फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट किया। फिब्रिन ने फिर अपना काम दिखाया है, क्या किया, सही है। और इसी तरह ही अलग से एक कॉमन पाथवे के अंदर हमारे पास हमने पढ़ा है कि फैक्टर 13 भी होता है। फैक्टर 13 भी, 13 फैक्टर पढ़े हैं ना हमने। तो 13 क्या कर रहा था, वो भी एक्ट कर रहा है थ्रोम्बिन के ऊपर। ठीक है, वो भी अपना असर दिखा रहा है किसके ऊपर, थ्रोम्बिन के ऊपर। समझ आइए, ये हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर होते हैं जो कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो कोएगुलेशन जो है नहीं होने देता। उसके बाद अवॉइड कंटेंट टू वाटर। ठीक है, पानी से अवॉइड करना। रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन, अगर बॉडी से कैल्शियम आयन निकल जाए तो वो भी प्रिवेंट करते हैं कोएगुलेशन को। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ फिब्रिनोजन, अगर फिब्रिन एक्ट कर रही है, ठीक है, और उसके अलावा अदर सब्सटेंसेस लाइक सोडियम सिट्रेट वगैरह अगर बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो भी क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं कोएगुलेशन को। ठीक है, कोएगुलेशन नहीं होने देते। और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इंक्रीज करते हैं कोएगुलेशन को। वो कौन कौन से होते हैं, वार्म। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, वहां पर कम हो रहा था, वहां पर बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट विद वाटर, पानी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है तो क्या होगा, कोएगुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एड फैक्टर्स, और उसके बाद फॉरेन बॉडीज ऐड हुई है ब्लड के अंदर, वो क्या करेंगी, वो कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी कोएगुलेशन को। ठीक है, उसके बाद थ्रोम्बिन ऐड हुई है। उसके बाद अगर कैल्शियम क्लोराइड ऐड हुआ है बॉडी के अंदर तो वो भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कोएगुलेशन को। समझ आ गया? ये हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन का आज का पूरा कंप्लीट प्रोसेस था जो हमने पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह ही याद करना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे पे नोट लिखे, देन आप लोगों ने इसको ये मेंशन करना है। अगर कंप्लीट ब्लड कोएगुलेशन के बारे में लिखा जाए तो आप लोगों ने फैक्टर्स भी इंक्लूड कर दें। ठीक है, और आप लोगों को फैक्टर्स के नेम भी याद होने चाहिए। 13 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू।